Assalamu alaikum. Dear students of class 11th, the chapter which we are discussing is freedom, and today's topic is limitations on individual freedom in India. ध्यान दीजिए, limitations on individual freedom in India. As you know very well that earlier we discussed about freedom, its aspects positive and negative. And I told you that every democratic state, they all have adopted positive concept of liberty. Because positive concept of liberty or positive concept of freedom means restricted freedom. Here, an individual can develop his personality in a better way and he will not harm the liberty of other people. He will not harm others. So that's why every democratic state has adopted, positive concept of freedom. Now the question is, today's topic is in India. I told you that there is a chapter 3rd, known as fundamental rights, and under fundamental rights there is a right to freedom. Here every citizen of India is enjoying so many rights under this right to freedom. Under Article 19 to 21, people of India are enjoying so many freedoms. But under Article 19, if an individual of India is enjoying 6 freedoms like freedom of thought, speech, expression, freedom of movement, freedom to reside and settlement, freedom of association, तो ये 6 फ्रीडम्स यहाँ पे हिंदुस्तान का जो इंडिविजुअल है वो अंडर आर्टिकल 19 वो एंजॉय करता है. बट यहाँ पे देखना है कि साथ साथ में कहीं पे हिंदुस्तान ने कुछ लिमिटेशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखी हुई है. किस पर? एक इंडिविजुअल फ्रीडम पे. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि हिंदुस्तान के आईन में कौन कौन सी पाबंदियां आयद की गई है एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पे. यानी हमें यहाँ एक शख्स को आजादी नहीं छोड़ा है, नहीं. हाँ, हर किस्म की आजादी उसको मिलती है, घूमने फिरने की आजादी, कोई भी पेशा अपनाने की आजादी, एसोसिएशन बनाने की आजादी, थॉट स्पीच एक्सप्रेशन की आजादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो मेनी फ्रीडम्स आर एंजॉइंग, एन इंडिविजुअल इज एंजॉइंग सो मेनी फ्रीडम्स. बट in our constitution, the constitutional framers, they in fact have put certain reasonable restrictions on individual freedom. उन्होंने सोचा कि नहीं, एक इंडिविजुअल जो है हमें उन पर कुछ पाबंदियां भी आयद कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक ना हम उन पर वो पाबंदियां आयद करेंगे तब तक वो लोगों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे. इसलिए उनके लोगों की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए एक शख्स की जो फ्रीडम है वो लिमिटेड ही होनी चाहिए कहीं कहीं पे. तो कहाँ पे होनी चाहिए वो हम नीचे इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने जा रहे हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 पैरा 2 हैज पुट सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम आर एज अंडर. क्योंकि हिंदुस्तान के आईन ने भी सोचा कि एक इंडिविजुअल जो है अगर हम उसको फ्रीडम्स देते हैं तो कहीं कहीं पे हमें उस पर पाबंदी आयद करनी चाहिए, कहीं कहीं पे रेस्ट्रिक्शंस उस पर होनी चाहिए, क्योंकि उन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिल सकता है, पूरी स्टेट को बेनिफिट मिल सकता है. एक शख्स की आजादी के लिए हम पूरी सोसाइटी को कुर्बान नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह से अब हमें यहाँ नीचे पढ़ना है कि कौन कौन सी पाबंदियां आयद की हैं हिंदुस्तान के आईन ने एक शख्स की फ्रीडम पे. नंबर 1 इज स्टेट सिक्योरिटी. ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्टेट सिक्योरिटी. यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टेट सिक्योरिटी की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. पहले स्टेट की सिक्योरिटी है तब जाके इंडिविजुअल है. ये याद रखिएगा आप, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं. कोई शख्स बोलेगा नहीं मुझे अच्छा लगता है मैं रोज आए जाए करूं, बॉर्डर क्रॉस करूं, आज भी जाऊं कल भी जाऊं, या हम आते जाते रहेंगे, लेकिन वहां से एक स्टेट को, उनकी सिक्योरिटी को, उसके आने जाने से खतरा होगा तो हम उसकी आजादी के लिए उसको ये चीजें अलाउ नहीं करेंगे.
स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट है और उसकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट if it is perceived that an individual's freedom causes real threat to the security of a state, his freedom can be curbed. Individuals are forbidden from doing any task which hinders the security of a country. ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कि अगर हमें लगेगा कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी आजादी से एक देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच रहा है, जो मैंने अभी बॉर्डर क्रॉस करने की बात की, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम से हमें लग रहा है कि स्टेट सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है, तो हम उसको वो अलाउ नहीं करेंगे, उस आजादी को हम उसको एंजॉय करने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ मसला है कि उसकी आजादी से हमारा देश खतरे में पड़ सकता है. या ऐसा ही कोई काम कि इंडिविजुअल जो है वो अपने फायदे के लिए करना चाहता है, लेकिन हमारे देश को उससे नुकसान हो रहा है, हमारी स्टेट जो है उसकी सिक्योरिटी, उसकी फ्रीडम की वजह से खतरे में पड़ सकती है. तो इस तरह से हिंदुस्तान के आईन ने उस पर पाबंदी लगाई है कि हम एक शख्स की इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए यहाँ पे स्टेट सिक्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और हम उसको कभी अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो स्टेट जो है, स्टेट की सिक्योरिटी जो है उसको खतरे में डाल दे. बात समझ आ रही है? फिर से मैं रिपीट करूंगी कि हिंदुस्तान के आईन ने एक इंडिविजुअल पे कुछ पाबंदियां आयद की है, बिल्कुल ही उसको आजाद छोड़ा नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है उस पे. अब रेस्ट्रिक्शंस कहाँ है? सबसे पहले स्टेट सिक्योरिटी. एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पे उस वक्त हम वहां पे उसकी फ्रीडम कर्ब कर सकते हैं जब हमें लगेगा कि उसकी वजह से स्टेट को खतरा लाहक हो सकता है. अभी मैंने बॉर्डर क्रॉस करने की बात की कि कोई बंदा चाहेगा कि मैं रोज बॉर्डर क्रॉस करूं, मैं आऊं या मैं जाऊं, लेकिन स्टेट को लग रहा है कि उसके बॉर्डर क्रॉस करने से, चाहे वो चाइना जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि इसके आवन जावन से हमारी स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, तो वो उसको अलाउ नहीं करेंगे, वो उसको रोक लेंगे कि नहीं भैया हम आपको अलाउ नहीं करेंगे. तो इस तरह से आप पे पाबंदी आयद की गई है कि यू कैन नॉट क्रॉस बॉर्डर्स यूजुअली. तो इस तरह से इवन नॉट अ सिंगल टाइम इफ दे फील दैट कि उसकी फ्रीडम की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज फ्रीडम, there is a danger in state security. So that's why state has imposed certain restrictions on individual freedom. Number second is incitement to an offense. ध्यान दीजिएगा बच्चों, incitement to an offense. Incitement to an offense means the Constitution has made penable provisions for people inciting an offense. इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का मतलब होता है कि कोई भी जुर्म करने के लिए किसी को उकसाना, किसी को तैयार करना कि आप ये जुर्म कर लीजिए. बात याद रखिएगा कि कोई भी जुर्म करने के लिए किसी को उकसाना, उसको हवा देना कि आप ऐसा कर लीजिए. अगर ऐसा कुछ स्टेट को लगेगा कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को या किसी एक ग्रुप को या किसी एक ग्रुप को उकसा रहा है कि नहीं आपको ये काम करना है, तो नेचुरली वहां पे पेनेबल प्रोविजन है, उस शख्स को उसकी सजा मिलेगी कि नहीं आप जो है आप पर्दे के पीछे ऐसा काम कर रहे हैं, आप बच्चों को उकसा रहे हैं या लोगों को उकसा रहे हैं कि आप वो काम कर लीजिए, आप ये काम कर लीजिए, और उनके वो काम करने से स्टेट को खतरा लाहक हो सकता है, तो उस शख्स को डेफिनेटली क्या मिलेगी? उसको सजा मिलेगी. यानी स्टेट यहाँ पे एक इंडिविजुअल पे पाबंदी तब आयद करेगी जब उसे लगेगा कि वो शख्स किसी को जुर्म के लिए उकसा रहा है, चाहे वो जुर्म अल्लाह बचाए, चाहे वो जुर्म रेप का हो, चाहे वो जुर्म चोरी का हो, चाहे वो जुर्म बॉर्डर क्रॉस करने का हो, चाहे वो जुर्म और कोई हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड हो. तो इसी तरह से जब वो शख्स सामने आएगा उसको उसके लिए वहां पे सजा मिलेगी और उसको रोका जाएगा उस चीज को करने के लिए. ध्यान दीजिए बच्चों. सो सेकंड वन इज इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस.
यानी सबसे पहले तो एक रेस्ट्रिक्शन इंसान को तब नाफिज की गई है, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पे तब पाबंदी आयद की जाएगी जब लगेगा कि उसकी फ्रीडम की वजह से स्टेट जो है, स्टेट सिक्योरिटी वो खतरे में है। और दूसरी बात, जब लगेगा कि कोई शख्स जो है जुर्म के लिए लोगों को उकसा रहा है, किसी को उकसा रहा है और वो जुर्म करवा रहा है, फिर प्रूव भी हो जाता है कि फलानी शख्स जो है उसने कुछ बच्चों को या कुछ ग्रुप को या कुछ लोगों को उस जुर्म के लिए उकसाया, तो डेफिनेटली उस शख्स को उसकी सजा मिलेगी। नंबर थर्ड इज डिफेमेशन। याद रखिएगा, डिफेम करना, किसी को बदनाम करना, किसी को बदनाम करना, डिफेमेशन। इफ एनी स्टेटमेंट और पब्लिकेशन डिफेम ए पर्सन इन द सोसाइटी, डिफेम ए पर्सन इन द society, it is treated as a punishable offense. It is treated as a punishable offense. याद रखिएगा, कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को बदनाम करने के लिए कोई पब्लिकेशन या कोई स्टेटमेंट देगा, तो अगर वो शख्स, याद रखिए, वो शख्स जो है किसी को ऐसे ही तोहमत लगा रहा है, किसी पे झूठे ही ऐसे बदनाम कर रहा है किसी को, तो स्टेट इन चीजों को अलाउ नहीं करेगी कि आप किसी को भी जलील कर ले, किसी को भी बदनाम कर ले, किसी के खिलाफ भी कोई भी गलत स्टेटमेंट दे दे, या किसी के खिलाफ कोई भी पब्लिकेशन अखबार में डाल दे, या किसी भी आप रिसाले में डाल दें, जर्नल में डाल दें कि फलानी शख्स ऐसा है, लेकिन जबकि उस पर वैसा कुछ प्रूव ही नहीं हुआ है, फजूल में आपने उसको बदनाम कर दिया है, तो वो शख्स जिसको आपने बदनाम कर दिया है, डेफिनेटली वो आपको कचहरी में ले जाएगा और वहां कचहरी में उस शख्स को डेफिनेटली सजा मिलेगी जिसने उस शख्स को फजूल में ही बदनाम कर दिया है और जिसने इस शख्स को यहाँ पे डिफेम किया है। सो इट्स ए पनिशेबल ऑफेंस कि हम किसी भी शख्स के खिलाफ ऐसे ही गलत तोहमत नहीं लगा सकते हैं, झूठा बोहतान नहीं लगा सकते हैं, किसी को जलील रुस्वा नहीं कर सकते हैं। वी हैव नो राइट टू डिफेम एनीवन। सो इफ एनीबडी विल डू द सेम थिंग, इफ एनीबडी विल डिफेम एनी पर्सन विदाउट रीजन, he or she will be definitely punished in the court. Then there is another thing, public decency or morality. ध्यान दीजिए, public decency or morality. Public decency or morality, the state has full right to prohibit or place a restriction on any publication which violate public decency and morality. याद रखिएगा, स्टेट को पूरा इख्तियार है, गवर्नमेंट को पूरा इख्तियार है कि अगर उन्हें लगेगा कहीं पे कोई ऐसी पब्लिकेशन, कहीं पे कोई ऐसा जर्नल, कोई ऐसा रिसाला, कहीं अखबार में कोई ऐसी न्यूज छपी है, कोई ऐसी चीज सामने आई है जिससे पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी वायोलेट हो रही है, कुछ गंदी तस्वीरें, कुछ गंदी चीजें, कुछ ऐसा कि जो समझ लीजिए हमारी सोच से भी बाहर हो, कुछ ऐसी पब्लिक डिसेंसी का ख्याल रखना है, यानी ऐसी चीजें उनको मंजर आम पे लानी नहीं है, मोरालिटी का ख्याल रखना है। कोई ऐसा आर्टिकल नहीं जो वायलेट कर ले हमारी मोरालिटी को। कोई लिखेगा कि नहीं भैया कल को जो है ओल्ड एज होम्स जो है वो बेटर है हमारे लिए, वो ठीक है हमारे लिए, कोई ऐसा आर्टिकल देगा जिसको लोग गलत आर्टिकल को सराहेंगे, तो उस वक्त चूंकि वो मोरालिटी के खिलाफ हो रहा है तो हम इन चीजों की इजाजत नहीं देंगे। तो यहाँ पे पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी का ख्याल रखा गया और स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो बार बार इस चीज का देख रही है कि हमें इन चीजों को जहन में रखना है। अगर कोई ऐसी पब्लिकेशन आई, कोई ऐसा स्टेटमेंट आया, तो डेफिनेटली हमें उस पे वी शुड इम्पोज अ बैन ऑन सच पब्लिकेशन व्हिच वायलेट पब्लिक डिसेंसी एंड मोरालिटी। Then there is another thing, public order. Public order. The government has full authority to take strict action against those who are destroying public order. देखिए, public order is very essential. यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये स्टेट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और स्टेट के साथ साथ इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन सिटीजन एज वेल तो टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर।
तो अगर यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस करना चाहेगा, पब्लिक ऑर्डर को वायोलेट करेगा, डेफिनेटली उसको सजा मिलेगी। आपने देखा होगा यहाँ पे अंडर आर्टिकल या अंडर सेक्शन 144 दफा 144 ये हम किस चीज के लिए नाफिज करते हैं? ये हम इस चीज के लिए नाफिज करते हैं कि कहीं पे अगर हमें लगेगा कि लोग जमा हो रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है और मकसद उनका यही है, जल्द से जुलूस निकालने का मकसद है और जिससे पब्लिक ऑर्डर वायोलेट हो सकता है, डेफिनेटली स्टेट उस वक्त 144 नाफिज करती है, इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। सो इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, in India under article 144 or section 144 allows the magistrate to ban any such assemblies which may disturb public order। यहाँ पे नाफिज कर सकता है एक जज जो है वो अंडर आर्टिकल 144 नाफिज कर सकता है वो ऑर्डर कि नहीं, हमें इस असेंबली की वजह से, हमें इस जमगठे की वजह से लग रहा है कि डिस्टर्बेंस है। अभी देखिए, अभी जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है दहशतगर्दी के ही मुद्दे पे बात करे। अभी हम कोविड-19 की बात करेंगे। लॉकडाउन से पहले हमें यहाँ पे 144 भी नाफिज किया गया था कि 4 लोग कहीं जमा नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर 4 लोगों से ज्यादा हमने अलाउ किया, असेंबलीज को अलाउ किया, 50 या 100 लोगों को अलाउ किया कि वो कहीं पे भी जमा हो सकते हैं, तो ये जो पेंडेमिक है ये ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक बैन नाफिज की थी। तो इसी तरह से जब भी लगेगा सरकार को कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, उस वक्त 144 सेक्शन के अंडर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, उसको हम घूमने फिरने की इजाजत नहीं देंगे, वो काम करने की इजाजत नहीं देंगे जिससे हमें पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। देन लास्ट वन इज सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी आपको पता होना चाहिए, इंडिया इज अ सॉवरियन कंट्री, वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस नाउ, you know, independently. Before 1947 we were completely under the control of British, neither we were able to make any internal or external policy. Sovereignty means now we are enjoying this power to make internal as well as external policies independently without the consent of other countries. Unity, yakjahti jisko hum kehte hain, unity and integrity. India is a country which is a multi-religious, multicultural, multilingual country. So it is written in the Constitution of India, in fact it is written in the preamble of India, that we should maintain unity and integrity of India. We the people of India will try to maintain unity and integrity of India. कोशिश करनी है कि हमें हिंदुस्तान में अमन और अमान कायम करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, और तभी जाके दुश्मन भी कमजोर हो सकता है, तभी जाके देश की तरक्की भी हो सकती है। सो यहाँ पे यू नो द गवर्नमेंट में ban such statements, publications and speech which threaten the sovereignty, unity and integrity of the country, it is liable to be punished. अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक बैन लगाई है इंडिविजुअल पे कि वो किसी किस्म की पब्लिकेशन, कोई भी चीज ऐसी ना छापे, कोई भी ऐसा बयान ना दे या कोई ऐसी तकरीर ना करे जिससे मुल्क की सॉवरेनिटी या यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरा लाहक हो, उस चीज को हम अलाउ नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स सामने आते हैं, फिर दूसरे जब वो सामने आते हैं तकरीर करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा है कि इनकी इस स्पीच से देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, तो उनको उसी वक्त हाउस अरेस्ट किया जाता है। सालों ऐसी मिसालें हमारे सामने, हजारों ऐसी मिसालें पड़ी हुई हैं। कुछ लोग सालों से अपने घरों में बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्यों उनकी इंडिविजुअल लिबर्टी कर्ब हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग रहा है कि इफ दे विल अलाउ देम इंडिविजुअल फ्रीडम, इफ दे विल लेट देम फ्री, they will definitely destroy the country's unity and integrity. That's why they have imposed certain restrictions, certain limitations on individual freedom. So this is today's topic. Let me conclude it. Let me again repeat the same thing.
हिंदुस्तान के आईन ने एक इंडिविजुअल की लिबर्टी पे कुछ पाबंदियां आयद की है। पाबंदियां इसलिए आयद की है क्योंकि स्टेट की सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। हम एक इंडिविजुअल को उतनी ही आजादी देंगे जिससे वो अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार सकें और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे हमने स्टेट सिक्योरिटी को जहन में रखा, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, डिफेमेशन, पब्लिक डिसेंसी एंड मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे इंडिविजुअल फ्रीडम पे पाबंदी लगी हुई है। सो टुडेज टॉपिक इज, आई थिंक आई शुड कंक्लूड इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में हम क्लास में होंगे, क्योंकि बच्चों को एक और इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, 21 सितंबर से आपकी क्लासेस स्कूल में होंगी। इंशाल्लाह अब स्कूल में हम खुद ही वहीं पे मिलेंगे और वहां पे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होगा, आई टू आई कांटेक्ट होगा। इंशाल्लाह वहीं पे मैं क्लास लूंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।